पूंजीवादी जगह समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की दोबारा समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह होगी जिसमें संसाधनों का स्वामित्व किसका होगा? सरकार का, यानी संसाधनों पर स्वामित्व सरकार का होगा। तो अर्थव्यवस्था कैसे होगी? सामाजिक अर्थव्यवस्था। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी जिसमें संसाधनों का स्वामित्व निजी क्षेत्र का, किसका? निजी क्षेत्र का। इतनी बात समझ आएगी। यहाँ मूल्य का निर्धारण सरकार करेगी या सरकार कोई एक एजेंसी करेगी। यहाँ पे मूल्यों का निर्धारण बाजार सिद्धांत करेंगे। कौन? बाजार सिद्धांत। आप पहले समझते हैं, पहले सुना तो है रोटी बाजार, लेकिन आई बाजार करवा सकते हैं। बाजार व्यवस्था में जहाँ वस्तु यानी कि गुड्स और सेवाओं का, सर्विस का क्रय विक्रय होता है। बाजार व्यवस्था में जहाँ गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेजिंग होती है। समझते हैं गुड्स एंड सर्विस क्या होती है? गुड्स वस्तुएं वे होती हैं जो टेंजिबल होती हैं। कैसी होती हैं? टेंजिबल। ठीक, और ये नॉन टेंजिबल। ठीक है, गुड्स जिस तरह उत्पादन की जाती है उसी समय बिक्री हो जाए कि यह हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्विस जिस क्षण सर्विस का जिस समय उत्पादन होगा ठीक उसी समय सर्विस की बिक्री भी हो जाएगी। इस ये पॉइंट लिखिए। बाजार व्यवस्था में जहाँ गुड्स एंड सर्विस का क्रय और विक्रय होता है। ठीक है, अब समझते हैं जो क्रेता होता है वो करता है डिमांड, और जो विक्रेता होता है वो करता है सप्लाई। अगर ये दोनों चीजें नियंत्रण में है तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में होगी। इस बात के लिए अगर ये दोनों चीजें नियंत्रण में है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस आधार पर काम करती है? बाजार सिद्धांत पे, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था के जो सिद्धांत, इसको कोई सिद्धांत नहीं लगता है, ये सरकार निर्धारण करती है यहाँ की रेट। तो अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वह कौन सी अर्थव्यवस्था होगी जहाँ पर वह कौन सी अर्थव्यवस्था होगी जहाँ पर कॉम्पिटिशन ना हो या हो गई नहीं? सरकार नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन से सरकार कर रही है, निजी क्षेत्र को कर देना, तो कॉम्पिटिशन किससे करेगा? यहाँ पे कॉम्पिटिशन है। इसका समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक लक्षण एक मानना होता है जन कल्याण। इसका उद्देश्य होता है जन कल्याण, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। यहाँ पे जन कल्याण से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे लाभ अर्जित करने के लिए होता है उत्पादन, और यहाँ पे जन कल्याण। अच्छा, दोनों व्यवस्था पर अब इन दोनों व्यवस्थाओं में आपको कुछ ना कुछ गुण और कुछ ना कुछ दोष दिख ही नहीं। अगर कोई देश की अर्थव्यवस्था समाजवादी हो जाएगी तो यानी कि पूरा जो भार होगा उत्पादन का वो किसका होगा? सरकार का। और सरकार अगर ये पूरा भार होगा तो जायज सी बात है सरकार उन व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंचा पाएगी जिन्हें एक्चुअल में लाभ की आवश्यकता है। मतलब सबको तो लाभ दे नहीं पाएगी और सभी चीज़ों का उत्पादन हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार के ऊपर वित्तीय दबाव बढ़ जाएगा। इतना समझ। देखिए इसका उल्टा है, अगर कोई अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब ये है कि सप्लाई उसी व्यक्ति को जो डिमांड करेगा, यानी कुछ उसका उचित मूल्य दे पाएगा, क्योंकि बाजार सिद्धांत का आधार है सप्लाई एंड डिमांड, जो इसका उचित मूल्य दे पाएगा, यानी कि जो गरीब वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, वो इससे बिल्कुल दूर ही रह जाएगा। इस यहाँ तो ये बात समझाएंगे, यानी कि वंचित वर्ग को क्या वस्तुएं मिल पाएंगी, उचित मूल्य नहीं मिल पाएंगे, इतने समय। तो इन दोनों को मिला के, इन दोनों के दोष और गुण को देखने के पश्चात एक और मॉडल आता है जिसका नाम होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिनट का ध्यान सुनिए। एडम स्मिथ, एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुए एडम स्मिथ, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था लेसर फेयर। एक बहुत बड़े
अर्थशास्त्री हुए हैं, इनका नाम था एडम स्मिथ। उन्होंने लाइसेंस पेश दिया था। उन्होंने कहा था आर्थिक क्रियाएं जो कि 4 होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, एक होती है प्रोडक्शन यानी उत्पादन करना, एक होती है कंज्यूम उसका उपभोग, ठीक है, एक होती है एक्सचेंज, एक होती है डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ये मार्कर बनाया, ठीक है, इसका उत्पादन किया, मैंने ये मार्कर आपको बेच दिया, आपने इसका प्रयोग किया, आपने कंज्यूम किया। मैंने ये मार्कर बना के आपको बेचा है जिसमें आपने जो रुपए दिए हैं, ये कौन सी चीज़ है? एक्सचेंज, ठीक है। और मैंने ये मार्कर बनाया और गांव की गली गली, मतलब हर गांव में, हर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था बना थी, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सरकार का इन आर्थिक क्रियाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा तो उसको बोलते हैं लाइसेंस फेयर। ये दिया था एडम स्मिथ ने, ये बोलते हैं अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री थे और अर्थशास्त्री जिन्हें नाम सकते हैं। एक और अर्थशास्त्री हुए किंग्स, इनका नाम है किंग्स नामक अर्थशास्त्री ने ये वाला सिद्धांत दिया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हमने इन दोनों के दोस्त तो पढ़ लिया और गुण भी पढ़ लिए हैं। इन दोनों के गुणों को मिलाकर विधान बनाया गया न्यायिका, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे उत्पादन करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को छूट है। सरकार का उत्पादन करने का उद्देश्य होगा जन कल्याण, जबकि निजी क्षेत्र को उत्पादन करने का होगा उद्देश्य लाभ अर्जित करना। इतनी बात समझ में आई? मैं पिछली क्लास में पढ़वा चुका हूँ। अब मेरा एक सवाल, जब पढ़ लिया तो मैं सवाल का जवाब दीजिए, इससे सिद्ध हो जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है ना। यहाँ एक सवाल बात पूछते हैं, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर उत्पादन करेगा। यहाँ तो उत्पादन तो होगा, लेकिन एक सरकारी एजेंसी होगी जो किसी चीज़ का रेट डिसाइड करेगी, यानी मूल्य का निर्धारण कोई सरकारी एजेंसी करेगी। अर्थात यहाँ पे कॉम्पिटिशन तो होगा, लेकिन एक निश्चित अवस्था में, ठीक है, जिससे कि सरकार उत्पादन कर जन कल्याण कर सके, वंचित वर्ग तक अपनी वस्तुओं का आवंटन कर सके, और निजी क्षेत्र उत्पादन कर लाभ अर्जित करने के लिए और रोजगार के अवसर भी सृजित होते रहें। इतनी बात समझिए। अब आइए मेरे सवाल का जवाब दीजिए। भारत 1947 से पहले कैसी अर्थव्यवस्था था? या भारत आया, हाँ ठीक है, भारत 1947 से लेकर 1991 तक कैसे अर्थव्यवस्था था, और 1991 के बाद अब 2026 तक कैसे अर्थव्यवस्था है? सवाल देखो, सब में मैंने आपको पढ़ा दिया, 2-3 लाइन का तुरंत सा बता दिया, लेकिन ज्ञान यहाँ तो नहीं। अब जब इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेगा, आपको अकेले बोलना हो, जब आपको अकेले बोलना होता है ना, तब पता चलता है कि आप में कितना ज्ञान है। ऐसे तो भीड़ चाल में सब बोल देते हैं, भीड़ में सब बोल देते हैं, एक पॉइंट आप बताते हैं, दूसरा पॉइंट किसी ने बताते, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आपको संपूर्ण जानकारी चाहिए, उसके ज्ञान चाहिए, तो उससे अकेले बोलने से हो, है ना। अब आइए देखते हैं भारत 1947 से 1991 तक कैसी अर्थव्यवस्था था। तो कुछ लोगों के दिमाग में सामाजिक आएगा, कुछ लोग मिश्रित। अब मैं अगर आपको सीधा जवाब दूंगा तो आप रटने लग जाओगे। मेरा मानना है इकोनॉमी को सीधे मैथ के हिसाब से सॉल्व करना। आइए सॉल्व कर देते हैं। क्या भारत में पहले कोई प्राइवेट कंपनियां थी या नहीं? पहले प्राइवेट कंपनियां थी या नहीं? देखते हैं। आपने कुछ नहीं तो टाटा का नाम सुना ही होगा। टाटा एक प्राइवेट कंपनी है, ये बहुत पहले से चल रही है भारत में। तो टाटा कुछ ना कुछ बनाती थी, मुझे मुद्दा ये नहीं, बहस नहीं चलनी क्या बनाती थी क्या नहीं बनाती थी। टाटा एक प्राइवेट कंपनी है और भारत में पहले उत्पादन करती थी, यानी कि ये निजी क्षेत्र की इकाई होगी, और सरकार भी किन वस्तुओं का उत्पादन करती थी, जैसे आपने नाम सुना होगा BSNL, है ना, ये सरकारी कंपनी है, और उसी के साथ में चलती थी बोड़ा, और प्लस आइडिया, इनको बुला के बोला गया, यही चले ना। ज्ञान तो सबके पास है, फेमस हम ज़्यादा है क्योंकि हम बोलते हैं। मैं कभी आपसे नहीं कहूँगा मेरी वीडियो लाइक करो, क्योंकि मैं कंटेंट देने पर दिमाग लगाता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई मैं बहुत दिन इस तरह के लोगों को बना रहा हूँ जो बुद्धि लगाना चाहते हैं,
अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बेसिकली इसकी नीड सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी या यूपीपीएससी के एस्पिरेंट को है। मुझे लाइक तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए कि मेरी वीडियो 10 लोग देखें, उसमें से एक कवर हो गया, मेरा काम बन गया, है ना। अब आगे इतनी बात समझ आई, अभी इतनी समझ आ गई, अब आगे बढ़ते हैं, बाद में सबको एक साथ दिखा देंगे, है ना, या कल दिखा देंगे। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के मेन 3 क्षेत्र होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक, एक होता है तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र वह है जो सीधे प्रकृति से प्राप्त, प्राथमिक क्षेत्र वह है जिनके उत्पादन में प्रकृति का मेन रोल होता है, किसका, प्रकृति का। अरे प्राथमिक क्षेत्र वह होगा जिसमें उत्पादक वस्तुओं में मेन रोल होगा प्रकृति का, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए होगी कृषि, एग्जाम्पल में आ गया कृषि। कृषि की नींव होती है भूमि, ठीक है, और मैं 2 नींव मान लूंगा, उसमें वर्षा का पानी या पानी, कुल्लानी पानी, भूमि कैसी प्राकृतिक, और पानी भी प्राकृतिक, यानी कि इसमें मेन रोल किसका होगा, प्राकृतिक क्षेत्र का, प्रकृति का होगा, ठीक है। तो कैसे अर्थव्यवस्था हुई है, वो कौन सा क्षेत्र हुआ, प्राथमिक क्षेत्र। जब ये सब हो जाता है तो ये बन जाता है कच्चा माल, क्या बन जाता है, कच्चा माल या रॉ मटेरियल, और इसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया, किसका, टेक्नोलॉजी का यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, जिसे बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है, कच्चे माल के साथ एक नया प्रोडक्ट बनता है जो बन जाता है द्वितीयक क्षेत्र। जैसे मैं सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन, ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र। गेहूं को आपने एक चक्की पे भेजा, चक्की से बना आटा, गेहूं जो था आटा के लिए क्या था, कच्चा माल, और उसमें चक्की लगी ना बीच में, क्योंकि आटा किस वाला होगा, यानी टेक्नोलॉजी का यूज है। जब भी मैं टेक्नोलॉजी बोलूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक होगा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जैसे मैंने गेहूं को आटा करवाया, गेहूं को आटे में बदला, एक नया प्रोडक्ट मिला, पुराना प्रोडक्ट मिला, एक नया मिला, टेक्नोलॉजी का यूज है बीच में, एक नया क्षेत्र मिला, तो क्या हो गया, ये द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अब आटे से भी हमने फिर टेक्नोलॉजी का यूज किया और बिस्किट बना दिया, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, बात समझ आई। और इन दोनों क्षेत्रों को मिलाने के बीच में जो कड़ी होती है उसे बोलते हैं तृतीय क्षेत्र, या से बोलते हैं सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा 2013, मैं एक एग्जाम्पल बनाऊंगा, फिर मैं आपको उसका क्वेश्चन बताऊंगा, आपको समझ आएगा। एक किसान है, किसान मक्के का उत्पादन करता है, ठीक है, तो बेचने जाता है बाजार में, लेकिन उसे बीच में एक व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है बाजार में बेचोगे तो आपको कुछ कम दाम मिलेगा, आप सीधे कंपनी में बेच दो। तो कहता है मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं कंपनी बारे में जानता नहीं, आप बोलो। उसने कहा कुछ नहीं, आप कॉल कर पूछ लो, कंपनी आपको बता देगी क्या क्या करना है। इसमें कंपनी को की कॉल, क्या हेलो मैंने किया, कॉल की, हाँ, मक्के उत्पादन के किसान ने उसने कॉल करने, कंपनी ने उठाया, कंपनी ने पूछा हेलो ये कौन, उसने कहा किसान बोला मेरे पास मक्का अच्छी क्वालिटी का इतनी मात्रा, कंपनी ने कहा ठीक है आप भेज दीजिए,
इन्होंने कहा ठीक है हम भेज दें। इन्होंने भेजा ट्रक पे, मकाया ट्रक पे भेजा। इन्होंने किसान ने पूछा अरे हमारे पैसे का क्या हुआ? इन्होंने कहा अपना अकाउंट नंबर दीजिए हम आपको अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने अकाउंट नंबर दिया, पैसे आए। आपने मेरे एग्जाम्पल में आपने तीनों क्षेत्र देख लिए एक साथ में, देखिए छोटा सा एग्जाम्पल में तीनों क्षेत्र हैं। किसान ने मक्के का उत्पादन किया, कौन सा क्षेत्र हुआ? प्राइमरी सेक्टर। कंपनी मक्के से कुछ बेहतर सुनाती है, ये कौन सा क्षेत्र हुआ? तृतीय क्षेत्र। और बीच में तीन जो चीजें कड़ियाँ जोड़ी, ये कौन सा क्षेत्र है? तृतीय क्षेत्र। अब आप देख पा रहे हो अगर मक्का का उत्पादन को किसान ना करता तो कंपनी ने क्या बेहतर सुनते? नहीं ना। यानी कि द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। इतनी बात समझ आई? अगर मक्का कंपनी ना खरीदती तो इससे कम दाम में बेचता, हो सकता है मक्का का उत्पादन से प्लस हो गया होता है, बेचते ही यानी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में निर्भर है। आपने एक चीज ध्यान दी, प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में निर्भर है, द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में निर्भर, लेकिन तीनों क्षेत्रों ये दोनों क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र पर निर्भर है। अगर ये स्थितियां नहीं हुई होती तो ये दोनों क्षेत्र बेकार होते। इस तरह क्लियर? और ये दो अगर ये तृतीय क्षेत्र अकेला होता और प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र ना होता तो तृतीय क्षेत्र का कोई रोल बचता गया नहीं ना। तो यानी कि एक बात समझ आई, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समझा? 13 में बेसिक सवाल ऐसे निम्नलिखित तत्वों का विचार कीजिए। कथन नंबर 1 बना दिया था क्योंकि मेरे पास इतना इतना अच्छा है नहीं, स्मार्ट बोर्ड है नहीं बनाया, आपको यहीं पे सवाल दिखाता और मैं हल भी करवाता, या किसी ने सिर्फ क्वेश्चन में सवाल बना हल कराने का आपको टेक्निक बताऊंगा कैसे हल किए जाते हैं सवाल। ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर 2 प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र में निर्भर होता है। ऑप्शन नंबर 3 तृतीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होता है। नीचे केवल 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 या इनमें से कोई। ठीक है, इसी से सवाल करने में हम आपको कराएंगे, मेंस के भी सवाल कराएंगे, यहाँ पे प्रीलिम्स के भी करवाएंगे और इंटरव्यू के लिए हम आपको प्लस बताएंगे। ठीक है, इस तरह से इंटरव्यू सवाल पूछे जाते हैं। आपके यहाँ पे यह क्लियर होगी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इतना समझना है। अब आगे बढ़ते हैं।